अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता है कि आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को लेकर समाअत जारी रही और बिल आखिर वो समाअत जो है वो कंप्लीट हुई और आज उसका फ़ैसला जो है अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था 7:30 बजे वो सुना देंगे। तो जब तक शायद ये वीडियो अपलोड हो उस वक्त तक ये फ़ैसला आ जाए, लेकिन इस फ़ैसले के ऊपर जिस तरह की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, उस दिलचस्प सूरत हाल को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ना पढ़ती और पार्लिमान को ही, बल्कि आज भी सुबह एक आर्टिकल था, मुझे उसका सिर्फ उन्वान याद रह गया और लिखारी का नाम याद नहीं रहा, उन्होंने यही कहा था कि लेट द स्पीकर स्पीक, कि स्पीकर को बोलने दें। अदालत को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था और शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और जस्टिस साहिबान को, जिन्होंने इसका अज़ ख़ुद नोटिस लिया, आज की डेट में ही इस बात का एहसास और इदराक हो जाए कि ये किस कदर बड़ी गेम इस वक्त चल रही है और इसकी जो रिटेलिएशन है, जो फ़ैसला उन्होंने मुमकिन तौर पर देना है, उसकी हीट को वो शायद आज ही महसूस करना शुरू कर दें, जिसके बारे में मैं अभी ये बात करने जा रहा हूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और हमारे सामने रिपोर्ट क्या किया गया। पहले तो मैं ये आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको टेक्निकली कहा है कि ये गलत थी। यानी गलत से मुराद ये नहीं है कि आर्टिकल 5 नहीं लगता या क्या नहीं लगता, टेक्निकली गलत है। टेक्निकली गलत का मतलब ये हुआ कि वो जिस दिन वोटिंग थी उस दिन ये रूलिंग नहीं दी जानी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ था। आज के रिमार्क्स में ये मौक़िफ़ था कि रूलिंग गलत थी, यानी जिस दिन वोटिंग थी उस दिन नहीं रूलिंग देनी चाहिए थी। उससे पहले जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी उस वक्त स्पीकर रूलिंग दे सकते थे। इतनी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। लेकिन आइन का आर्टिकल 69 मेरी दानिश में बिल्कुल वाज़ेह है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी किस्म की इरेगुलरिटीज़ भी अगर पार्लिमान के ऑफिस बीरर या ऑफिस होल्डर से हो जाती है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर से हो जाती है, वो भी दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको इन क्वेश्चन नहीं लाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ये रिमार्क ज़रूर दे सकती है, हो सकता है आज फैसला भी दे दे कि जी ये रूलिंग गलत थी, लेकिन उसके साथ और ये भी बता दे कि ये टेक्निकली गलत थी और इस तरह के मामलात हैं, और मफाहमत और मसलहत की बात करके नए इलेक्शन की तरफ जाने का इंदिया दे दें। लेकिन चूँकि जैसा कि इमरान खान साहब पहले बता चुके हैं कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है और लोकल जो कारिंदे हैं वो बड़ी बुरी तरह से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के मफादात को ज़ख्म पहुँचाने के दरपे हैं और वो हर हाल में ये चाहते हैं कि इसी असम्बली को बहाल करके 3 महीने 2 महीने कम अज़ कम उनको हुकूमत दे दी जाए, ताकि वो जितनी अच्छी और बेहतर कानून साजी हो चुकी है इलेक्शन इस्लाहात को लेकर उसको रोल बैक कर सकें और उसको रोल बैक करने के बाद फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो इलेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि धांधली उन्होंने करनी है, नया इलेक्शन हो जाए अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर हो जाए तो ज़ाहिर है वो फिर उसके बाद जिसको भी सूट नहीं करेगा वो धांधली के इल्ज़ाम लगाएगा, तो ये तमाशा जारी रहेगा। इन सारे तमाशों को मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ इमरान खान साहब ने उसके आगे बंद बांधने की बहुत भरपूर कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हम लोगों को लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, बल्कि अरबों रुपया लोग रोज़ाना अपने फ़ोन से मुख्तलिफ़ ऐप्स को यूज़ करते हुए, बैंकिंग की ऐप्स को यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और करोड़ों रुपया ही लोग रिसीव करते हैं। तो ऐसा कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुश्किल होगा? इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा कि जिस मतलब ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करने से भी ज़्यादा क्या मुश्किल हो जाएगा कि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उससे चूँकि धांधली का रास्ता रुकता है, लिहाजा इस अपोजिशन को कतई ये सूट नहीं करता और स्टेटस को के हामी तमाम कारिंदों को ये सूट नहीं करता कि किसी भी सूरत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो, क्योंकि इन सबको पता है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है इस वक्त आसमान को छू रही है और किसी सूरत वो
इसको विड्रॉ भी नहीं करने देंगे ईवीएम को। लेकिन वो ज़ाहिर है उनकी मकबूलियत के हंगाम अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो जाती है तो फिर उसका नतीजा उनको मालूम है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से कहीं ज़्यादा, अगर 2/3 ना भी ले सके तो कहीं ज़्यादा मेजॉरिटी लेकर आएंगे। और अगर आइन में कोई तरमीम ना भी कर सके तो कानून साजी बहुत शानदार कर देंगे, जो इनको पहले ही 3.5 साल की हुकूमत से जितने सेटबैक मिले हैं, मज़ीद अगर उनकी हुकूमत जारी रही तो उसके सेटबैक्स क्या होंगे। तो इनका मंशा सिर्फ यही है कि 2-3 माह के लिए किसी भी तरह ये सेटअप बहाल हो जाए, और ये सेटअप जैसे ही बहाल हो जाए तो उसके बाद जो है ये खुल के खेलें और 3 महीने में जो इनके टारगेट्स हैं उसको अचीव कर लें। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कतन नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट टेक्निकली तो ये कह सकती है कि ये रूलिंग गलत थी, लेकिन इसको बिल्कुल बिलयकीन इस पे फैसला नहीं दे सकती कि ये रूलिंग गलत थी। इसलिए नहीं दे सकती कि रूलिंग आर्टिकल 5 को मद्देनज़र रखते हुए स्पीकर की सेटिस्फेक्शन के साथ जारी हुई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उन सारी डिटेल्स को न देख ले कि आया वो डिटेल्स जिसके अंदर स्टेट के साथ डिसलॉयल बताया गया है कुछ लोगों को जिनकी तरफ से ये सारा हंगामा बर्पा किया गया है, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट किसी वाज़ेह फैसले पर नहीं जाएगी। तो फैसला तो मेरे नज़दीक तो इतना ही होना है कि टेक्निकली उसको इनको फेस सेविंग दे दी जाए, उसको टेक्निकली जो है ना फ्लॉज से भरपूर कह दिया जाए कि जिसमें फ्लॉज हैं, और फिर आगे इलेक्शन का रास्ता दिखा दिया जाए कि जी बेहतर है कि फ्रेश मैंडेट ले लें। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है या वो कर सकती है, उसके ऊपर जो रिटेलिएशन है, जो जवाबात हैं, वो अभी से आना शुरू हो गए हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी हीट को अब शायद महसूस करेगी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान को इस बात का इदराक होगा कि शायद उन्हें इस बखेड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। और मेरी दानिश में उनको हरगिज़ इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिए था। अगर पार्लियामान में जो भी फैसला हुआ है वो पार्लियामान जाने और वो जाने, उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई मुदाखलत करनी नहीं चाहिए थी। वो क्यों नहीं करनी चाहिए थी, इन बातों का इदराक था, हमें अंदाज़ा था कि ये क्या करेंगे बाद में। ज़ाहिर है ये फ़ैसले को लेकर इदारों पे उसी तरह तनकीद के निश्तर चलाएंगे, उसी तरह इदारों को बदनाम करेंगे, इदारों की जो हैसियत है उसको उसको कम करने की कोशिश करेंगे, एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी दानिश में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस बार कर कुछ भी नहीं पाएंगे। ये खाली धमकियाँ दे रहे हैं, जैसा कि ये अब एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत भी एक साथ कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को धमकियाँ भी दे रहे हैं कि जी इस तरह तो नहीं चलेगा, और अगर असम्बली बहाल नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला नहीं आता तो हम जो है ना एहतजाज करेंगे वगैरह वगैरह। ये कुछ नहीं कर सकते, अवाम में इनकी जड़ें नहीं हैं। अवाम बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है, पहचान चुकी है कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मुल्क को माशी तौर पे इस कदर गैर मुस्तहकम किया जा रहा है, एक गड्ढे में धकेला जा रहा है, लेकिन जो हमारे फैसला साज हैं, मैं हैरान हूँ कि वो अभी तक इस पर कोई सीरियस शटअप कॉल जो है उन लोगों को जो ये सारा ड्रामा या हंगामा खड़ा किए हुए हैं उनको क्यों नहीं दे पा रहे। मेरे लिए ये हैरत अंगेज़ बात है। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला महफूज कर चुकी और सबको नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इलेक्शन में जाने का कहे और टेक्निकल बुनियाद पे फेस सेविंग के लिए अपोजिशन की जो है रूलिंग को गलत करार दे दे कि इसकी टाइमिंग गलत थी, यानी ये वोटिंग वाले दिन नहीं होनी चाहिए थी, उसी वक्त फ़ौरन इनके पुराने गमाश्ते चूँकि हर इदारे के अंदर मौजूद हैं, इन्होंने तमाम इदारों को करप्ट किया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर पाकिस्तान को लिख देता है कि जनाब हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, यानी 6 माह से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो जहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि आइन पे अमल दरामद होना चाहिए, मैं आपको आइन में से पढ़ के सुना देता हूँ कि 224 क्लास जो है टाइम ऑफ द इलेक्शन एंड बाई इलेक्शंस जो है आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो क्या कहता है कि कब इलेक्शन होने चाहिए। अब आर्टिकल 224 का सब सेक्शन 2 है। आर्टिकल 224(2) कहता है कि व्हेन द नेशनल असेंबली और ए प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड ए जनरल इलेक्शन टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days आफ्टर द डिसोल्यूशन and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls.
अब आप इमेजिन कीजिए कि इससे क्लियर कोई बात हो सकती है, इससे ज़्यादा वाज़े कोई आर्टिकल हो सकता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं। आर्टिकल 224 का 2 मैंने आपको बताया कि 90 डेज़ के अंदर नेशनल असम्बली ने इलेक्शन करवाना है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है अगर डिज़ोल्व कर दी जाए असम्बली। अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, 3 तारीख से 3 अप्रैल को ऐलान किया गया इलेक्शन का। वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, तो ज़ाहिर है उसके 3 महीने के अंदर अंदर 3 मई, 3 जून, 3 जुलाई, 2 जुलाई तक या 1 जुलाई तक ये टाइम बनेगा। तो इस दौरानिए के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन पाबंद है वोटिंग करवाने का, नेशनल असम्बली के इलेक्शंस करवाने का। अब वो आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाके सदर पाकिस्तान को बता रहे हैं, चूँकि जी अभी तैयार नहीं है, हल्का बंदियाँ नहीं हुई हैं, तो इसलिए जो है ना इलेक्शन जो है वो 6 महीने से पहले नहीं करवाए जा सकते। तो ये आज का जो स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन का, ये बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ये तो इदारों में जो बैठे हुए कारिंदे हैं वो इस तरह की वो कर रहे हैं। तो ये सारे चाहते सिर्फ यही हैं कि किसी तरह 2-3 महीने के लिए इनको कंटिन्यूटी मिल जाए, यही असम्बली बहाल हो जाए, इसी असम्बली से ये सारे मामलात को रोल बैक कर लें, हल्का बंदियाँ अपनी मर्ज़ी की करवा लें, ओवरसीज़ का वोट किसी तरह उड़ा दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून किसी तरह उड़ा दें और इलेक्शन कमीशन से ही कहला दें जी हम तैयार नहीं हैं, हमने अभी परचेज़ नहीं किया, हमने उसका ट्रायल नहीं किया, लिहाजा हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। ये अभी इलेक्शन में भी इस तरह के तमाशे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, लेकिन इस पर ये भी तमाशे होंगे कि जी ट्रेनिंग नहीं हुई, फ़लाँ हुआ, ये गलती हो गई, वो गलती होगी, लेकिन मामलात इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने चाहिए। अब दूसरी तरफ जो सियासी कारिंदे हैं, मैं 3 लोगों के स्टेटमेंट्स आपको सुना देता हूँ। उधर तो शहबाज शरीफ साहब बड़ी मिन्नत समाजत कर रहे थे, 3 दफ़ा उन्होंने प्लीज़ 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 करके कहा कि अल्लाह के वास्ते, पाकिस्तान के वास्ते असम्बली को, इसी असम्बली को बहाल कर दें। ये वो वहाँ दरख्वास्त कर रहे थे। तो जस्टिस साहिबान ने भी उनसे पूछा कि अगर आपको नए इलेक्शन में जाने में प्रॉब्लम क्या है, यानी आपकी आवाम में अगर जड़ें हैं, आप अभी चंद दिन पहले तो इलेक्शन नया मांग रहे थे, इस असम्बली को तोड़ने की बात कर रहे थे, तो अभी प्रॉब्लम क्या है नए इलेक्शन में जाने के लिए? आपको क्या मतलब है, ऐसी बात है कि आप नए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते? तो नए इलेक्शन में वो क्यों नहीं जाना चाहते, वो तो हमें पता है कि क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो नए इलेक्शन में जाके इमरान खान को पछाड़ नहीं सकते। वो इंशाल्लाह वैसे भी नहीं पछाड़ सकेंगे, लेकिन उनको ये पता है कि ये चंद चीज़ें अगर रोल बैक कर लें तो बहुत हद तक जो स्टेटस को के कारिंदे हैं उनके साथ मिलके किसी न किसी तरह इलेक्शन को अप टू सम एक्सटेंट या सम हाउ वो इसको मैनेज कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पे किस तरह का दबाव, अभी फैसला आया नहीं है, अभी 7:30 बजे फैसला आना है, उससे पेशतर जो है किस तरह का दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है, आप इमेजिन कीजिए। मैं आपको सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स सुना देता हूँ। मरीम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं? मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि रूलिंग को गलत करार दे दिया गया है, अच्छी बात है, मगर ये रूलिंग सिर्फ गलत नहीं है बल्कि आईने पाकिस्तान की बदतरीन तौहीन है। ये वो हैं जो ज़मानत पे रिहा हैं अपने वालिद की तीमारदारी के लिए, और वालिद साहब तो लंदन जा चुके हैं, ये अभी खुली फिर रहे हैं। तो ये फरमा रही हैं कि पाकिस्तान की आईने पाकिस्तान की बदतरीन तौहीन है और इंतहाई ख़तरनाक रविश है, जिसको लगाम देना अदलिया का फ़र्ज़ है। इनका कोई फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ अदलिया का फ़र्ज़ है, बाकी दूसरे सारे जहान का फ़र्ज़ है। बाकी हम पूरे पाकिस्तानी जो 22 करोड़ हैं उनके फ़राइज़ हैं, और जो शरीफ ख़ानदान है इसके सिर्फ हकूक़ हैं, बस बाकी जो है ना, इसलिए अदलिया का भी ये फ़र्ज़ है कि वो इसको लगाम दे दे, इनको प्लेट में सजा के इक़्तिदार दे दिया जाए और ये मुल्क के साथ, आइन के साथ, अवाम के साथ जैसा चाहें खिलवाड़ कर सकें। आगे फरमाती हैं कि उम्मीद है आइन तोड़ने वाले को करार वाकई सज़ा होगी, ताकि फिर किसी को मुल्क के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलने की जुर्रत ना हो। ये बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये समझाया जा रहा है कि अगर आपने इस तरह का फ़ैसला ना दिया, जैसे वो नवाज शरीफ साहब ने 2013 के इलेक्शन के हंगाम जैसे जब वो नताइज आ रहे थे, तो उन्होंने पहले ही नताइज अभी मुकम्मल भी नहीं हुए थे, तो उन्होंने मॉडल टाउन में खड़े होकर लोगों को हाथ हिला के बता दिया था कि जनाब जो है ना, उन्होंने मुबारकबादें वसूल करना शुरू कर दी थी कि हम जनाब अक्सरियती पार्टी बन गए, और साथ ही उन्होंने ये पैगाम भी किसी को, एक एरियल मैसेज जो है उन्होंने भेज दिया था कि हमें जो है ना वो वाज़े अक्सरियत चाहिए, वाज़े अक्सरियत, और हमें ये थोड़ी अक्सरियत नहीं चाहिए। हालांकि उस वक्त पोलिंग बंद हो चुकी थी, ज़ाहिर है ये आवाम के लिए मैसेज नहीं था, ये फ़ैसला साज़ों के लिए मैसेज था। तो ये आदी हैं इस तरह कि फ़ैसला साज़ों को ये पहले से डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही आप इमेजिन कीजिए, इस मुल्क के साथ मजाक देखें, और जो लोग मजाक कर रहे हैं, जो मुक़्तदिर हैं,
जिनके पास इक़्तिदार है इस वक्त भी और हमेशा होता है, ये उनको सोचना चाहिए कि लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ वो ख़राब होंगे। लोग आपके बारे में एक इमेज बना रहे हैं, इस सारे हंगामे के दौरान लोग आपके बारे में एक इमेज बना रहे हैं कि आप लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के कानून और आइन के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठ के, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सज़ा याफ्ता मुजरिम यहाँ से जा चुके हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, वो हमारे इदारों को किस तरह डिक्टेट कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब बता रहे हैं, जो आइन के पासदार हैं, वो जो मतलब एब्सकॉन्डर हैं, सज़ा याफ्ता हैं, भगोड़े हैं, करार दिए जा चुके हैं। वही नहीं, उनकी औलादें भी सज़ा याफ्ता और भगोड़े हैं, उनके बच्चे भी, जिनको वो कहते हैं कि जनाब इन पर तो कानून लागू नहीं होता, इसलिए लागू नहीं होता कि ये तो जनाब इंग्लैंड के रिहायशी हैं। आप इमेजिन करें वो क्या फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून के ख़िलाफ़ थी, इसको अब सिर्फ कल अदम करार देना ही काफ़ी नहीं होगा। ये किसको कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, जिसका फैसला 7:30 बजे अभी आना है। वो बता रहे हैं हुजूर ये फैसला नहीं कबूल किया जाएगा कभी। आप ये समझेंगे आप कल अदम करार देके और नए इलेक्शन की बात कर देंगे, तो ऐसा गुमान हमसे मत रखें। वो कह रहे हैं कि इसको कल अदम करार देना सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। आइन और कौमी मफाद का तकाजा ये है कि पार्लियामेंट के आइनी इख्तियारात की फौरी बहाली हो, ताकि पार्लियामेंट अपनी ज़िम्मेदारियाँ और फैसले आइन और कानून के मुताबिक जारी रखे। यानी जो कानून इस मुल्क का, आप इमेजिन कीजिए ना किस तरह का मजाक है कि एक शख्स सज़ा याफ्ता, ठीक है, सज़ा याफ्ता, वो यहाँ से प्लेटलेट्स का बहाना करके झूठी रिपोर्टों के तहत जो है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और कोई उनसे पूछता नहीं है। वो आज शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के रोस्टरम पे खड़े थे। बदकिस्मती ये है कि कोई इनसे पूछ नहीं सकता कि हुजूर जब आपको नैब की अदालत बुलाती है या कोई ऐसी अदालत बुलाती है जहाँ पे आपका एहतसाब होना है, वहाँ तो आपकी कमर में दर्द हो जाता है, वहाँ तो आप स्ट्रेचर पे लेट के जाते हैं, एम्बुलेंस के साथ जाते हैं, और यहाँ आपकी कमर जो है वो मतलब 3 तारीख से आप देख लीजिए, 3 या 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश होती है। 8 तारीख से आज जो है वो 7 अप्रैल हो गई है। ऑलमोस्ट ए मंथ हैज़ गॉन बाय, 30 डेज हैव गॉन बाय। इन 30 दिनों में जनाब ये इतने चाको चौबंद हैं, ना जरदारी साहब की कमर में चुक पड़ रही है, ना जनाब शहबाज शरीफ साहब की कमर में चुक पड़ रही है। और जो जिनका 50 रुपये पे स्टाम्प पेपर पे एक एब्सकॉन्डर को सिर्फ इलाज की गरज से, जिसको वापस लाने के शहबाज शरीफ साहब पाबंद थे, भाई साहब को, वो वहाँ जाके बैठ गए हैं। वो साफ बताते हैं जनाब जब डॉक्टर इजाज़त देगा तो फिर हम आगे देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं? फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं ये धमकी है, वाज़े तौर पे मज़ाक़ है और धमकी है। सुप्रीम कोर्ट को फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के तहत फ़ैसला साजी का इदारा है, सालिसी और ज़ाती इज्तिहाद के तहत फ़ैसला नहीं किया करती। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो पार्लियामेंट की पुरानी पोजीशन बहाल हो जाएगी। अगर इसके बरक्स कोई फ़ैसला आता है तो ये मुअज़्ज़ज़ जज की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर कानून और आइन के तहत फ़ैसला नहीं। जज का काम कानून और आइन के तहत फ़ैसला करना होता है, मसलहतों और मफादात के तहत नहीं। कौमी मफाद का फ़ैसला सियासी हुकूमतों ने करना होता है, मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने नहीं। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से दरख्वास्त है और कौम के असल मुक़्तदिरा से दरख्वास्त है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है ना कि कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला होना होता है, तो कानून और आइन के मुताबिक आप इनको फेस सेविंग क्यों दे रहे हैं? आप इनकी, अगर हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस जो लेटर गेट है इस केस की तफ्तीश और तहकीक जुडिशल कमीशन बना के सुप्रीम कोर्ट ख़ुद करे, तो आप उसमें ISI के नुमाइंदे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे और जो बेहतरीन दिमाग हैं उसके अंदर शामिल करके एक GIT बना के इसका फ़ैसला करें और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें कि किसने इस कौम के साथ खिलवाड़ किया और कौन बैरूनी आकाओं के एजेंडे के ऊपर चला। इनको बिल्कुल ये फ़ैसले इनका वॉल्यूम 10 खोलें, इनका अब ये लेटर गेट का मामला सारे का सारा खोलें कि कौन है जो अमरीकी गमाश्ता बना हुआ है और पाकिस्तान में रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा है। ये आपको नहीं पता कि रिजीम चेंज की कोशिश हो रही है?
चाइना कह रहा है, ईरान कह रहा है, रशिया कह रहा है, तुर्की कह रहा है, सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम दे ऑल आर वाइड अवेक, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनकी नज़र के सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो मेहरबानी करें खुदा के लिए, इस दफ़ा इनको आइन और कानून के तहत इनका फैसला फरमाएं, ताकि इनको पता चले कि जिस आइन और कानून के साथ ये अब तक खिलवाड़ करते आए हैं, वो आइन और कानून इनका क्या उखाड़ और बिगाड़ सकता है। बदकिस्मती ये है कि इन सब लोगों को पता है कि फ़ैसला साज़ों में ये सकत ही नहीं है, वो इनकी हर धमकी के आगे लेट जाते हैं। लिहाजा फ़ैसला इन्होंने यही समझा हुआ है कि फ़ैसला साज और ये रियासत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बहरहाल हमने तो क्या, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा क्या बिगड़ना है। हम आगे भी इस 22 करोड़ अवाम तो जलील और रुसवा हो रहे हैं, तो मज़ीद जलील और रुसवा हो लेंगे। लेकिन जो मुक़्तदिर लोग हैं, ये उनके सोचने की बात है कि इस तरह पूरी रियासत को रुसवा किया जा रहा है, इस तरह पूरी रियासत को दलदल में धकेला जा रहा है। तो आपके नाम आज नहीं अगर कोई लोग बोल सकते, तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ज़रूर बोलेंगे। लोग फ़ैसला करेंगे, किताबों में लिखा जाएगा कि आपका किरदार इसमें क्या था। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से बेहतर तवक्को रखते हैं कि इस वक्त कम अज़ कम कोई फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करने वाला मौजूद है। लोग भी बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी खड़े हैं, कुछ लोग उनके साथ खड़े हैं, बात की जा रही है। अवाम पाकिस्तान के सब समझ चुके हैं, वो अपने अपने तय अपनी अपनी मकदूर भर वो कोशिश जारी रखे हुए हैं इनको हराने की, इस सारे माफिया को हराने की। तो आगे देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छे ही नताइज आएंगे। लेकिन आप भी जो मुक़्तदिर लोग हैं, किसी किताब में आपका नाम भी किसी अच्छे अंदाज में अगर आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिए।